की वैज्ञानिक खोजें करी और स्वतंत्र विचार दिए, जिससे भी आप देखते हैं पुनर्जागरण प्रभावित हुआ। इसके अलावा ग्रीक विद्वान किसोलोरस जो 15वीं शताब्दी के प्रारंभ के प्रभाव के कारण से इटली और पश्चिमी यूरोप के नवयुवकों में प्राचीन ग्रीक साहित्य में अध्ययन के प्रति रुझान, साथ ही राजाओं और सामंतों का भी ग्रीक साहित्य के प्रति शौक बढ़ता चला गया। चूँकि नवयुवकों में भी प्राचीन ग्रीक साहित्य को पढ़ने के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन दिया इस विद्वान ने, ठीक है, किसोलोरस ने। और इस तरीके से लोगों ने ग्रीक साहित्य, जो प्राचीन ग्रीक साहित्य उसको पढ़ना शुरू किया, उसके प्रति रुझान आया। और इस तरीके से राजा महाराजा जो सामंत वगैरह थे वो सब एक प्रकार से चीज़ों को पढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पोप निकोलस पंचम तथा उसके उत्तराधिकारी पोप लियो 10 16वीं सदी द्वारा ग्रीक ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, पुस्तकालयों की स्थापना हुई जिससे लोगों ने ग्रीक ग्रंथों को पढ़ा, ठीक है, और तमाम प्रकार के जानकारी को ग्रहण किया। इसके अलावा अगला कारण था फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे आदि पश्चिमी यूरोप में ग्रीक अध्ययन का प्रवेश, यानी ग्रीक अध्ययन शुरू हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे सभी जगहों पर लोगों ने ग्रीक साहित्य को, ग्रीक विद्वानों के जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इससे नाना प्रकार के ज्ञान उन लोगों में डेवलप होते चले गए। उपर्युक्त ग्रीक साहित्य के योगदान में यूरोप के लोगों में बुद्धि, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ती गई, जिसके कारण से यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ शुरू हुआ। तो ये था भैया पहला कारण, जिसमें तमाम पॉइंट्स हमने बताए। अब दूसरा कारण समझने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इन सभी का आपको PDF प्राप्त करना है, ठीक है, या आगे और भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ये आपका नंबर है, इसी पर आपको SMS करना, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आपको भेजना है, ठीक है। आपके लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था करी गई है, जिसमें मात्र 100 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। केवल 100 रुपये में आपके लिए पूरी भव्य व्यवस्था करी गई है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, एक स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, उस पर आपको केवल 100 रुपये फ़ीस पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का तो पूरा मिल ही जाएगा आपको। हिस्ट्री के साथ साथ जो आपके 2 सब्जेक्ट और होंगे मेजर के, उनकी भी तैयारी से पॉलिटिकल आपका सब्जेक्ट है और आपका हिंदी आपका एक सब्जेक्ट है, या फिर जियोग्राफी सब्जेक्ट है, या फिर आपका जो है एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, या सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, या आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर आपका जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, जियोग्राफी या जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उन सभी की तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी, माइनर मेजर सभी की। और साथ ही साथ में एक को करिकुलर पेपर आपका होता है। को करिकुलर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर देना होता है, तो इसमें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज मिलेगी। को करिकुलर की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है, वैसे अभी अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आपकी बार ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। तो उन सभी में आपको बता दूं, को करिकुलर की जो परीक्षाएं होंगी बेटा, वो सभी विश्वविद्यालय की ऑब्जेक्टिव होती हैं। इसमें कोई भी विश्वविद्यालय हो, इसमें ऑब्जेक्टिव ही होता है ये पेपर। तो ऐसे में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा PA के 4th सेमेस्टर में, BSc में, BCom में, सभी में। तो उसके लिए लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास पहले से अवेलेबल है और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी और उन सभी के आंसर वीडियो में मिलेंगे। कुछ आंसर अब की बार मैं आपको आंसर उसके साथ भी दूंगा PDF के, तो आपके लिए बेहतर होगा, आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे चीज़ों को। तो आप सभी लोग फटाफट से SMS करके हमारे साथ जुड़ें। जो बच्चे जुड़ेंगे उनको उनका फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। केवल 100 रुपये में आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी ये फीस नहीं रखी गई है, बहुत मिनिमम प्राइस है। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट से, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये था आपका पहला कारण जो है पुनर्जागरण के आने का। दूसरा कारण लिखेंगे आप, नए आविष्कार लगातार होते गए। देखिए बुद्धि स्वतंत्र के कारण से, जब बुद्धि पर स्वतंत्रता हुई, पहले क्या था कि जो है इस यूरोप वगैरह में कोई व्यक्ति विद्वान होता था तो उसका मुंह पकड़ लिया जाता था, उसको बोलने नहीं दिया जाता था। जैसे भारत में कबीरदास हुए हैं, कबीरदास ने हिंदुओं को भी एक प्रकार से जो कहना का जिनमें बुराइयां थी हिंदुओं में, उसकी बुराइयों के बारे में बताया, ठीक है। जैसे कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, मुस्लिमों की जो बुराइयां थी उसको कहा कि भाई जो है दिन भर रोज़ा रहत है, रात हनत है गाय। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि भाई दिन में आप रोज़ा हो, रात में आप गाय का मांस खाते हो, ये कोई इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो मुसलमानों को भी लथेड़ा, हिंदुओं को भी लथेड़ा कबीरदास ने। इसके अलावा जितने भी बुराइयाँ जिस धर्म में थी, हिंदू मुसलमान बेसिकली उन्होंने हिंदू मुसलमान को ही लथेड़ा।
और अच्छे तरीके से लथेड़ा, उसमें कोई जो है कुछ किसी को छोड़ा नहीं। जब जब उनको लगा कि भाई ये गलत हो रहा है या ये बुराई है, तो तब तब कबीरदास की लेखनी चली। अगर विद्वानों ने कहा उस समय कि अगर कबीरदास यूरोप की कंट्रीज़ में पैदा हुए होते तो शायद वो जीवित ना बचते, क्योंकि वहाँ पर पोप की तानाशाही थी, राजा निरंकुश था, वहाँ पर एक प्रकार से किसी प्रकार की कोई जो है मुरव्वत नहीं बरतते थे लोग। तो इस वजह से बुद्धि स्वतंत्रता नहीं थी पुनर्जागरण के पहले यूरोप में बुद्धिमत्ता को दबा दिया जाता था। जो चीज़ें पोप या जो है ग्रंथ में लिखी हैं उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, ये एक प्रकार से धारणा थी। वो तो भारत आज नहीं, बहुत पहले से ही एक प्रकार से तर्कशास्त्र का ज्ञाता रहा है। भारत में हर मुद्दों पर तर्क होता रहा है, यहाँ तक कि गुरुकुलों में हर एक मुद्दों पर, वेद में लिखी गई बातों पर, शास्त्र में लिखी गई बातों पर हमेशा तर्क वितर्क होता आया है, और कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रही किसी भी विद्वानों पर, चाहे वो कोई भी हो। हर व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर पाता था ईश्वर को लेकर के। और लेकिन वही बात अगर यूरोप में आकर जाकर के करते तो आप शायद जिंदा ना बचते, ऐसे एक प्रकार से लोगों ने कहा, विद्वानों ने कहा। तो बुद्धि स्वतंत्रता जो थी वो एक प्रकार से यूरोप के लोगों में, जो विद्यमान व्यक्ति थे उनमें नहीं थी। इस वजह से लोगों की बुद्धि जो है वो संकुचित होकर के रह गई। बुद्धि स्वतंत्र के कारण से यूरोप में तर्क और परीक्षण का श्री गणेश शुरू हुआ, जब एक प्रकार से नए नए आविष्कार लोग करने शुरू कर दिए। चूंकि बुद्धिमत्ता फैलती गई, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लगातार आवश्यकताएं बढ़ती गई लोगों की और आविष्कार होते गए, जिससे नाना प्रकार के आविष्कार आपको देखने को मिलते। जिससे पहली बात इसमें यह था, फ्रांसिस बेकन और देकार्ते जैसे विचारकों के प्रयास से नए आविष्कार हुए। इसके अलावा प्रेस और कागज़ के आविष्कार के कारण से पुस्तकों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई और उनका सर्वसाधारण को सुलभ हो गया, यानी सभी जनता पुस्तकों को खरीद पाती थी। चूँकि कागज़ का आविष्कार हो गया तो तमाम प्रतियां छपने लगीं, ज्ञान अर्जित करके बुद्धि में वृद्धि लगातार शुरू हो चुकी पुस्तकों को पढ़ करके। एक विद्वान ने कोई बातें लिखी तो उस पुस्तकों को पढ़ने के बाद में सारे व्यक्ति उसके अनुभव को जान पाते थे। पुस्तक पढ़ना इसीलिए अनिवार्य होता है क्योंकि पुस्तक को लिखने के लिए एक लेखक का पूरा जीवन समर्पण हो जाता है, और उस लेखक के जीवन के समस्त अनुभव आप मुश्किल से 10 दिनों में उस पुस्तक को पढ़ करके ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हर एक बच्चे के लिए। तो पुस्तक पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके जीवन जीने की शैली भी वृद्धि होगी। इसके अलावा बारूद और तोप का आविष्कार हुआ, दिग्दर्शन यंत्र का आविष्कार हो, दिग्दर्शन मतलब दूर देखने वाले यंत्र का आविष्कार हुआ गैलीलियो जैसे विद्वानों ने। विज्ञान का विकास आप देख लगातार हुआ, चुंबक यानी डॉक्टर गिलबर्ट ने चुंबक की खोज करी, शरीर विज्ञान हार्वे ने आगे बढ़ाया उसको, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। इस तरीके से तमाम प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से तमाम प्रकार के आविष्कार करने शुरू कर दिए। उपयुक्त नई वैज्ञानिक खोजों के कारण से प्रकृति पर मनुष्य का दबाव जो है वो बढ़ने लगा, प्रकृति के तमाम प्रकार के अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश होने लगा। साथ ही साथ स्वतंत्र बुद्धि के कारण से चर्च का भी विरोध शुरू होने लगा, क्योंकि चर्च की जो तानाशाही थी वो लगातार जो एक प्रकार से बढ़ रही थी, उस चर्च की तानाशाही पर एक प्रकार से दबाव पड़ा। प्रेस और कागज़ ने जनसाधारण तक विचारकों के विचार पहुंचा करके उनमें चेतना डाली, और नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने तर्क और परीक्षण को प्रोत्साहित कर उनमें आत्मबल जगाया, जो यूरोप के नवजागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। और इस तरीके से आप देखेंगे बेटा कि तमाम प्रकार के आविष्कारों के हो जाने से नए नए विचारों का, नए नए चीज़ों का आविष्कार शुरू हो गया, और उसको एक प्रकार से नई ख्याति प्राप्त हुई हर चीज़ों को। तीसरा कारण था नई नई खोजें शुरू हो गई। नए वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रभावित होकर के यूरोप वालों ने नए नए प्रदेशों की खोज करना शुरू कर दी। अनेक सामुदायिक मार्गों का पता चला, सामुद्रिक मार्ग जो थे उनका पता चला। व्यापारिक संबंध जो है स्थापित होने लगे अलग अलग देशों से, जिसके कारण से यूरोप की बहुत समृद्धि हुई, व्यापार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। इसके परिणाम स्वरूप एक नई श्रेणी के विकास में सहायता पहुंचाई। नई खोजों में कई सारी खोजें हुई, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, भारत की खोज जो हुई आप देखते हैं वास्को डी गामा ने करी, अमेरिका की खोज कोलंबस नाम के विद्वान ने करी। इस तरीके से तमाम प्रकार के विद्वानों ने खोज करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तमाम प्रकार के विद्वानों ने खोज करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि पहले विद्वान मार्को पोलो, इन्होंने चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप हैं, बर्मा यानी म्यांमार, दक्षिणी भारत और ईरान, इन सभी की खोज मतलब यात्राएं करी मार्को पोलो ने। ठीक है, इसके अलावा उसके बारे में बताया। वास्को डी गामा ने भारत यानी अफ्रीका के दक्षिणी जो है उत्तरी
उत्तमाशा अंतरीप से होते हुए यह एक प्रकार से अफ्रीका के दक्षिणी से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करता है। कालीकट नाम के बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां पर उस समय जमोरिन नाम का जो शासक था, शासन कर रहा था, तो ये खोज करता है वास्को डी गामा। और यहीं से आप देखते हैं 1498 की बात है, इसने खोज करी भारत आने की, जलीय मार्ग की खोज करी। फिर इसके अंदर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, अमेरिका जाने के समुद्री मार्ग का। इसके अलावा कैबट नाम के विद्वान ने अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका पहुंचाइए। इसके अलावा क्रेबल नाम का विद्वान दक्षिणी अमेरिका पहुंचा। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुच्ची जो था अमेरिका का वास्तविक पता लगाया और इसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तमाम विद्वान जो है अपने अपने हिसाब से चीज़ों को खोजते रहे और तमाम प्रकार के सामुद्रिक मार्ग की खोज हुई। एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति से जाकर के जुड़ने शुरू हो गए और इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली गई। धार्मिक सुधार, ये भी एक कारण रहा जो है पुनर्जागरण का। देखिए, बौद्धिक जागृति और अनेक आविष्कारों के कारण से जब यूरोपीय जनता अपने विचारों में स्वतंत्रता महसूस करने लगती है तो चर्च का अपने ऊपर लगा शिकंजा असह्य हो जाता है। चर्च का जो जकड़नपन था वो जकड़न पर दूर होता जनता को। ठीक है, चर्च की बुराइयों के विरुद्ध जिहाद यानी क्रूसेड प्रारंभ हो गया। लोग चर्च का विरोध करने लगे जगह जगह पर। राज्य अपनी योग्यता के आधार पर धर्म के अधीन रहने को तैयार नहीं थे। अतः विद्रोह के परिणाम स्वरूप चर्च के संगठन, कार्यनीति आदि में प्रगतिशील सुधार हुए। नए चर्चों के संगठन बने जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार कहते हैं और इस सुधार आंदोलन के निम्नलिखित प्रणेता थे। धार्मिक सुधारों में जैसे तमाम प्रकार के विद्वान आए, धार्मिक सुधार को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धार्मिक सुधारों में जैसे कि मार्टिन लूथर जैसे विद्वान आए। 1483 में जन्म हुआ इसका, 1556 ईस्वी में मृत्यु होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ, तो 1483 में जन्म हुआ, 1556 में मृत्यु हो जाती है। जर्मनी में इसका जन्म हुआ। लूथर के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ। प्रोटेस्टेंट नीति भी मार्टिन लूथर की ये बड़ी फेमस है। ठीक है, कैथोलिकों का विरोध, मतलब इसमें जो प्राचीन एक प्रकार से जो ईसाई धर्म की बातें थी उसका विरोध किया गया। चर्च के नियमों के बारे में उसमें जो बुराइयां थी उसको दूर किया गया और प्रोटेस्टेंट धर्म का एक प्रकार से आप देखते हैं आंदोलन शुरू हुआ। कैथोलिकों का विरोध हुआ इसमें। दूसरी बात, स्विंगली जो था 1485 में इसका जन्म हुआ, 1531 में मृत्यु। स्विट्जरलैंड में विद्रोह का नेतृत्व इसी ने किया था, स्विंगली ने। रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध किया था प्रोटेस्टेंट नीति को लेकर के। इसके अलावा जॉन कैसिवन 1509 में जन्म हुआ, 1564 में मृत्यु। यह फ्रांस का निवासी था परंतु इसके अनुयायी स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, हंगरी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में भी थे। ठीक है, जॉन कैसविन के, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्चों का संगठन किया। कॉल्विन के अनुयायियों के द्वारा स्थापित चर्चों के संगठन लोकतांत्रिक आधार पर आश्रित थे। कैथोलिक चर्च जो था, मतलब कैथोलिक माने पुराना नियम कायदा जो ईसाई धर्म का था, और जो प्रोटेस्टेंट होता है वो नए विचार, नई चीज़ें। ठीक है, तो दो भागों में बट गया था ईसाई धर्म उस समय, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट जो था नए विचार, खास करके मार्टिन लूथर वगैरह हो गए, ये हो गया, स्विंगली हो गया, जॉन कैसविन हो गए, ये सब प्रोटेस्टेंट नीति को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, जनता को स्वतंत्रता, समानता और इनकी बंधुत्व के नारे दे रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। चौथा कारण ये था, रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार हुआ। कैथोलिक अपने विरुद्ध आंदोलनों से घबरा गए। उन्हें बाध्य होकर के संगठन, क्रियाकलाप, पूजा पद्धति, संपत्ति आदि के संबंध में सुधार करना पड़ा मजबूरन, जिसे इतिहास में काउंटर जो है रिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो काउंटर रिफॉर्मेशन जो है एक प्रकार से रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार को ही काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। जब क्या हुआ कि कैथोलिक लोगों को लगा, कैथोलिक चर्च को लगा कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रकार से अपनी दाल गलाने के लिए प्रेशर कुकर का सहारा लिया। प्रेशर कुकर का मतलब होता है प्रोटेस्टेंट नीति के जो अनुयायी थे उनके बातों को मानना पड़ा। ठीक है, और इस तरीके से उनकी दाल जो भदेले या बटुली में नहीं गलने वाली थी वो प्रेशर कुकर में गलने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, और इस तरीके से आप देखेंगे कि रोमन कैथोलिक चर्च में तमाम प्रकार के सुधार हुए जो प्रोटेस्टेंट नीति वाले चाहते थे। इसका ये भी प्रभाव पड़ा, इसका भी प्रभाव पड़ा किस पर, पुनर्जागरण पर। इसके अलावा धार्मिक युद्ध हुए। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच में धार्मिक युद्ध बड़ा ही विभत्स और प्रचंड था। वे एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे। रोमन कैथोलिक सम्राट प्रोटेस्टेंट पर घोर यातनाएं बरसाते थे, क्योंकि रोमन कैथोलिक जो थे वो चर्च भी रोम कैथोलिक लोगों का था और राजा भी कैथोलिक के होते थे। तो ऐसे में जो है उनमें डिबेट बहुत होती थी।
और प्रोटेस्टेंटों को जिंदा जलवा दिया था कैथोलिकों ने। राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन धर्म के प्रचार हेतु करने लगे थे। धर्म के उत्कर्ष के लिए शस्त्र ग्रहण करना गौरव की बात समझते थे लोग। ग्रांट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने लिखा कि जिन लोगों के पास नवीन परिवर्तन को देखने के लिए आंखें थी, उन्हें एक नया संसार तथा एक नया आकाश दिखाई पड़ा। और इस तरीके से आप देखते हैं कि तमाम प्रकार की यातनाओं के बाद में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। परंतु इन सारे युद्धों, संघर्षों के बावजूद भी यूरोप वाले अपने स्वतंत्र विचारों और ज्ञान तथा तर्क के सहारे नए युग के निर्माण में तल्लीन रहे। इतना ही नहीं, अपनी बुद्धि व तर्क तथा संपत्ति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली, लेकिन जाकर के उन्होंने पुनर्जागरण को एक प्रकार से सफल बनाया और एक नए प्रकार का यूरोप हमारे समक्ष देखने को मिला। इसके बाद में अगला कारण रहा निरंकुश राजतंत्र का उदय हुआ। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब सामंती व्यवस्था की समाधि पर राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ, तब बारूद और तोपों के आविष्कार के कारण से राजा अत्यंत सुगमतापूर्वक सामंतों का दमन करने लगा। राजाओं को व्यापारी और मध्य वर्ग का भी सहयोग मिला, क्योंकि लगातार सामंतों द्वारा युद्ध किए जाने के कारण से शांति व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती थी, जिससे व्यापार पर प्रभाव पड़ता था। अतः शक्तिशाली शासन की आवश्यकता के कारण से इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय राज्य सब बन गए। ये सभी राज्य मिल करके ये सभी राज्य निरंकुश थे, राजा पर कोई अंकुश नहीं था। राजाओं की प्रबल प्रतिद्वंदिता चर्च ने की, परंतु चर्च अपनी कमजोरी के कारण से विरोध का शिकार हो गया और इस तरीके से चर्च ने राजाओं का विरोध किया। जब राजा कैथोलिक से हट करके प्रोटेस्टेंट नीति को मानने लगे तो चर्च ने उसका विरोध किया। फिर चर्च जो है कमज़ोर पड़ने लगा और कहीं न कहीं पे उनके विरोध का शिकार हो गया राजाओं ने सुधारवादी नेताओं को प्रश्रय दिया और अपनी शक्ति को मजबूत बना लिया। निरंकुश स्वतंत्र की स्थापना के बाद निम्नलिखित राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो जाती, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें हुई तो तमाम प्रकार की स्थितियां बन गई। पहली बात तो राष्ट्रीयता का उदय हुआ। लोगों के मन में अपने नेशन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव महसूस होने लगा, प्राउड होने लगा। राजाओं का स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत होने लगा, राजा अपने हिसाब से काम करने लगे। चर्चों के चंगुल में जो राज्य भी राजा जकड़ा होता था, वो राजा अब खुल करके एक प्रकार से अपने बातों को रख पा रहा था, अपने काम को कर पा रहा था। राज्य शासन का सिद्धांत चल रहा था, चर्च के सिद्धांतों पर फॉलो नहीं हो रहा था चीज़ें। कूटनीति का विकास हुआ, पोप और राज्य में संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई। यूरोपियन उपनिवेश अगला कारण था। देखिए, बौद्धिक और वैज्ञानिक जागृति ने औपनिवेशिक विस्तार को प्रोत्साहित किया। सामुदायिक खोजों के कारण से व्यापार में वृद्धि हुई, लेकिन बाजार की पूर्ति के लिए उपनिवेशों की स्थापना आवश्यक प्रतीत हुई और उसी क्रम में नए बाजार बसाए गए। जैसे जहां यूरोपीय सभ्यता का भी विकास हुआ, स्पेन ने दक्षिणी अमेरिका तथा पुर्तगाल ने ब्राज़ील और भारत के कुछ नगरों पर अधिकार करके इंग्लैंड, फ्रांस आदि के लिए विश्व में औपनिवेशिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। औपनिवेश मतलब होता है कि भाई व्यापार के लिए से भारत पर कब्जा कर लेना। तो कौन किसने किया था? इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन हुआ? भारत हुआ। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पर पूर्वी बाजार उसके लिए खुला था, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे अपने यहाँ पर, उसको बढ़िया मशीनों में बना करके फिर वही माल लेकर क्या करते यहाँ पर बेचते थे, अच्छा धन कमाते थे। तो ये होता था इन लोगों का ट्रिक, जिससे धार्मिक और आर्थिक लाभ इनको हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ और इस तरीके से यूरोप जो है बहुत आगे बढ़ गया। ट्रेविलियन कहता है कि विश्व का यूरोपीकरण 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के आधुनिकीकरण का स्पष्ट संकेत था। इस तरीके से आप देखते हैं कि लगभग 1450 के बाद में, या आप देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के लग जाने से आप देखते हैं 1450 के बाद कह सकते हैं बेसिकली यूरोप का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और ऐसे में विश्व जो है पूरा का पूरा यूरोप के चंगुल में, छोटा सा यूरोप महाद्वीप है, उसमें इंग्लैंड छोटा सा देश, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, ये सब लोग जो है लगातार जो है क्या करने लगे, अलग अलग देशों पर जा करके कब्जा करने लगे और वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। तो इस तरीके से पुनर्जागरण का परिणाम स्वरूप ये तमाम प्रकार की चीज़ें हुई। अब पुनर्जागरण का विशेषताएं या महत्व क्या है इसको समझ लेते थोड़ा सा, फिर उसके बाद में इसका जो क्या होता है, इसके महत्व के बारे में चर्चा हम करेंगे। इसके बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। हेडिंग डालेंगे पुनर्जागरण का महत्व या विशेषताएं। देखिए, पहला महत्व विशेषता है कि ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ। पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख घटना थी बेटा बौद्धिक क्रांति। बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए क्रांतियाँ हुई। इस क्रांति का मुख्य कारण था प्राचीन साहित्य का अध्ययन लोग करने लगे, प्राचीनता के बारे में लोग जानने लगे। रोम और यूनानी संस्कृति के अध्ययन से लोगों को एक नई संस्कृति, एक नए विचार, नए जीवन के प्रति एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिला, नया दृष्टिकोण मिला।
चर्च की बुराइयों के कारण से राजाओं को जनता में लोकप्रिय होने और अपने को शक्तिशाली बनने का अवसर मिला। इसका भी मूलभूत कारण राजाओं के अपने व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि का होना ही था। ठीक है। अब तक आत्मदमन को आदर्श माना जाता था, परंतु पुनर्जागरण के बाद में आत्मगौरव और व्यक्तित्व की महत्ता स्वीकार की जाने लगी। प्राचीन यूनानी दर्शन और साहित्य के पठन पाठन का केंद्र आरंभ में इटली था, परंतु धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश भी इसके प्रभाव में आ गए। जहाँ पहले केवल ईसाई धर्म और साहित्य का अध्ययन किया जाता था, वहाँ दार्शनिकों और उनके विचारों तथा अनेक प्रकार की विधाएँ शुरू हुई, उनका अध्ययन भी शुरू हो गया। लोग पहले जो धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण साहित्य का भी अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, और इस तरीके से यूरोप जो था उसमें पुनर्जागरण का प्रारंभ हो गया, और इससे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लोगों को फायदा हुआ। दूसरा महत्व इससे मानवतावाद को बढ़ावा मिला। मध्यकाल में देवत्व और आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। आध्यात्मिक उन्नति उसका एकमात्र लक्ष्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही प्राप्त करना। पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि प्राचीन यूनानी साहित्य के समक्ष मध्ययुगीन आत्मनिग्रह और वैराग्य के आदर्श फीके पड़ गए। मनुष्य तत्व को प्रधानता दी जाने लगी। मानव जीवन के सुखों पर जोर दिया जाने लगा, जिससे व्यक्तिहित की सर्वोच्च भावना का अंकुरण हुआ। लोगों का हित होने लगा, पर्सनल व्यक्ति का हित होने लगा। पुनर्जागरण का यही रूप मानववाद कहलाता है। हर व्यक्ति का स्वतंत्रता, समानता पर फोकस होने लगा। इस काल में कलाकार बहुमुखी ज्ञान की उत्कट अभिलाषा से अनुप्राणित थे। इसमें दांते, पेटार्क जैसे महान विद्वान हुए। ठीक है। तो ये मानवतावाद को बढ़ावा मिला। इसके अलावा व्यक्तिवाद भी यहाँ पर फला फूला। व्यक्तिवाद की अगर बात करें तो पुनर्जागरण के पूर्व व्यक्ति स्वतंत्र नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई बात पुनर्जागरण से पहले नहीं की जाती थी। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था। सारी व्यवस्था पोप, राजा और सामंतों के निर्देशों पर ही चलती थी। परंतु पुनर्जागरण के कारण से क्या हुआ, जब ज्ञान का पुनरुत्थान हुआ, मानववाद विकसित हुआ, तो व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिली। उसको लगा कि भाई हम भी कुछ हैं, केवल राज्य और पोप ही सब कुछ नहीं है। उसने अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता अपनाने का क्रम शुरू किया कि हम भाई कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसका व्यवहार सत्यता रहा। तर्क के अभाव में कोई भी तब उनसे स्वीकार नहीं कराई जा सकती थी। मतलब तर्क के अभाव में, तर्क के कारण, चूंकि तर्क जब नहीं होता है लोगों में, तो वहाँ पर एक प्रकार जो व्यक्ति कहता है उसी को लोग मान लेते हैं। लेकिन जहाँ पर चिंतनशील बुद्धिमत्ता आती है, तर्क करने की शक्ति आती है, वहाँ पर वो व्यक्ति तर्क करके हर एक चीज़ को जांच परख करके ही अपनाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि व्यक्तिवाद, मानववाद और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो है ज्ञान का पुनरुत्थान, ये सब इसका विशेषताएँ रही हैं। इसकी क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण की पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। हेडिंग डालेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा। कई सारे प्रभाव पड़े इसके। पहला प्रभाव, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। पुनर्जागरण का काल विशेष प्रभाव राजाओं की शक्ति की वृद्धि में के रूप में प्रकट हुआ। चूँकि राजा लोग जो थे अभी तक क्या थे, पोप के अधीन या चर्च के अधीन रहा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। ये कैथोलिकों के चंगुल में जकड़े हुए थे, अब इन्होंने प्रोटेस्टेंट नीति को फॉलो करना शुरू कर दिया और एक जो है सबलता की ओर आगे बढ़े। यूरोप के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन होकर के राजनीतिक प्रणाली पर आधारित राजाओं की स्थापना की जाने लगी। बारूद का आविष्कार होने से अश्वारोही सैनिकों की अपेक्षा पैदल सेना को अधिक महत्व मिलने लगा। राजा पैदल सेना में भर्ती करके सैनिकों की भारी संख्या एकत्रित करने लगे। इसका परिणाम हुआ कि राजाओं की शक्ति वृद्धि के रूप में प्रकट हुई। राजाओं की शक्ति बढ़ती रही। इस सैनिक शक्ति के बल पर यूरोपीय शासकों ने अपने सामंतों, खास करके फ्यूडियल जो लॉर्ड से उनकी शक्ति का अंत करके अपने निरंकुश शासन की स्थापना में सफलता प्राप्त करी। और राजा अब जो है बिना अंकुश के काम करने लगा। उस पर कोई चर्च का प्रभाव या किसी पोप का कोई अधिकार नहीं रहता था, क्योंकि राजा अपने आप में पावरफुल बन चुका था। पहले राजा जो होता था वो पोप का सहारा लेकर के आगे बढ़ता था, और पोप जो थी कैथोलिक पोपे थी, जो कि एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट जो नीति थी उसके फॉलो करने वाले लोगों पर दमन करती थी, अत्याचार करती थी। दूसरी बात, राष्ट्रीयता। पुनर्जागरण काल की दूसरी प्रमुख विशेषता राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार प्रचार था। नवीन राज्यों के विकास के साथ साथ राष्ट्रीयता भी विकसित होने लगी जब पुनर्जागरण आया। मध्यकाल में सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सलिज्म की महाद्वीप पर प्रधानता थी। यूरोप की जनता के लिए महाद्वीप ही विश्व बना हुआ था।
वे सम्राट के नेतृत्व में विश्वव्यापी राज्य और पोप के नेतृत्व में विश्वव्यापी चर्च से परिचित थे। जनसाधारण अनेक वर्गों में बटा हुआ था, जिसके कारण से वर्ग हित तथा अस्थायी हितों का प्रधानता दी जाने लगी। सामंत प्रथा की समाप्ति हो जाने पर जनता के महत्व में वृद्धि हुई। चूँकि अभी तक सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था जब खत्म हो गई तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना लोगों में जगने लगी। उसके साथ साथ शक्तिशाली निरंकुश राजसत्ता भी प्रकाश में आई। ठीक है, राजा भी एकदम पावरफुल हो गया। स्थानीय हित राष्ट्र हित में विलीन हो गए। अभी तक जो स्थानीय हित होता था, अपने क्षेत्र का विकास लोग करते थे, अब पूरे राष्ट्र के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। यूरोप महाद्वीप, जो इस समय तक चर्च और सम्राट नाम के दो शासकों के द्वारा शासित ईसाई देश बना हुआ था, अब वह पुनर्जागरण के प्रभाव से क्या हुआ, स्वतंत्र राज्यों का समूह बन गया। अब राजा राज्य करता था और पोप वाले धर्म का ज्ञान देते थे। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों की भूमि पर अधिकार करने लगा था। इस प्रकार राष्ट्रीयता का विकास उस काल के प्रभावों में प्रमुख रूप से स्वीकार किया जाने लगा और पुनर्जागरण के आ जाने से राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ा। नेशनलिज्म की भावना जो है जागृत हुई। इसके बाद में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, उत्थान हुआ। चूँकि इससे पहले बस केवल दो ही वर्ग थे, लेकिन अब मध्यम वर्ग का उत्पन्न हुआ और उनका उत्थान हुआ। पुनर्जागरण काल का प्रमुख प्रभाव मध्यम वर्ग के उदय और उत्थान के रूप में प्रकट हुआ। इस काल के आरंभ से पूर्व ही बर्बर जातियों के आक्रमणों ने यूरोपीय व्यापार को अवरुद्ध कर दिया था। उसके उपरांत महाद्वीप पर पुनः शांति और व्यवस्था की स्थापना हुई। व्यापार फिर से प्रगति पथ पर अग्रसर होने लगा। पुनर्जागरण के बाद प्राचीन व्यापारिक मार्गों के चहल पहल दृष्टिगोचर होने लगे। नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज शुरू हो गई। नवीन नगरों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना शुरू हो गई। इन दोनों के द्रुत विकास से, खास करके नगरों के चहल पहल या नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज या नवीन नगरों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की वजह से क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप एक नवीन सामाजिक शक्ति का मध्यम वर्ग के नाम से जो है समाज में उदय हुआ। एक मध्यम वर्ग आया। उसकी शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि उसने आर्थिक प्रगति की दिशा बदल डाली। धीरे धीरे मध्यम वर्ग के प्रभावशाली व्यक्तियों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और इनके प्रयास से सामंतों की शक्ति नष्ट होने लगी। शासकों की शक्ति और प्रभाव में शक्ति के चिन्ह प्रकट होने लगे। चर्च की प्रभुता का विनाश करने के उद्देश्य से मध्यम वर्ग द्वारा धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ किया गया और इस तरीके से तमाम प्रकार के सुधार किए गए। धर्म सुधार को लेकर की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में। इसके अलावा चौथा प्रभाव ये पड़ा कि चर्च की प्रधानता की समाप्ति हो जाती है। पुनर्जागरण काल के प्रभाव से क्या हुआ, जो कैथोलिक चर्च थे, जो अपनी मनमानी कर रहे थे, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, किसी दूसरे विचारधारा को फॉलो करने वालों को तुरंत दंड देते थे, यातनाएं देते थे, तो उनकी प्रधानता नष्ट हो गई। उस समय तक चर्च के नाम पर पोप और पादरी वर्ग जो कहते थे उसे ही जनता ईश्वर का वाक्य मान करके स्वीकार कर लेती थी, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत थी और इसको ख़त्म किया गया पुनर्जागरण के फलस्वरूप। सामान्य जनता का यह विश्वास था कि पोप इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने पोप बना करके उसको भेजा है। परंतु पुनर्जागरण काल में छापे खाने के आविष्कार ने धार्मिक ग्रंथों तथा उसकी आलोचना में लिखी गई पुस्तकों के द्वारा क्या किया कि पोप और उसके पादरियों द्वारा कैथोलिक धर्म में उत्पन्न किए गए अनेक दोषों से जनता को परिचित करवाया। लोगों को बताया कि ये ईश्वर की कोई संतान नहीं बल्कि ये हमारे जैसे ही लोग हैं। लेकिन अब ये एक प्रकार से वहाँ पर अपनी प्रभुता जमा करके बैठे हैं। सारी बातें इनकी बिल्कुल सही नहीं होती हैं। फलतः जनसाधारण में चर्च की प्रतिष्ठा और प्रधानता, जो पूर्व काल में सर्वत्र अपना प्रभाव प्रकट करती रहती थी, अपना दबाव बना करके रखी थी, वो सारा दबाव, सारी प्रभुता खत्म हो जाती है। अब अपने उस प्रभाव और प्रधानता से हाथ धो बैठी यह कैथोलिक जो चर्च थी। जनता का अधिकांश भाग कैथोलिक धर्म का विरोधी बन गया और एक नए प्रकार के धर्म का उदय हुआ जिसको प्रोटेस्टेंट नीति जानते हैं। और इसमें मार्टिन लूथर की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका रही। मार्टिन लूथर की उस भूमिका को हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, और दूसरी मतलब कि तीसरी क्लास में। अब दूसरी क्लास आएगी इसकी, जो उसमें हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, इसकी दूसरी क्लास आएगी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो है चैप्टर नंबर 2 में धर्म सुधार के बारे में। धर्म सुधार आंदोलन क्या है, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं और इसका क्या कारण रहा, क्यों धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने पड़े, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा चैप्टर आएगा जिसमें हम मार्टिन लूथर ने जो धार्मिक सुधार के तमाम सारे उसके सिद्धांत क्या रहे उन सभी को चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से PDF सब चीज़ें को मिलती रहेगी और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही क्लास होती रहेगी। हिंदी की कई क्लासेस हो चुकी हैं, ज्योग्राफी की हो चुकी हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी हो चुकी है 1-2 क्लास। तो ऐसे ही हिस्ट्री की आज हो गई है, एंशिएंट हिस्ट्री की 1-2 क्लास हो गई है। तो ऐसे भी क्लासेस लगातार आपकी होती रहेंगी। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास ये सब तैयार हो रहे हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे आपके समक्ष। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर, धन्यवाद।